मेहनत तब तक करेंगे जब तक सिर पर ताज नहीं। कि जनाब मेहनत तब तक करेंगे जब तक सिर पर ताज नहीं, और जो करेंगे आज करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी कल की मोहताज नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 204। तो आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सिलेबस क्या है। सिलेबस ही वह पार्ट होता है जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आपकी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन किन टॉपिक से प्रश्न दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी। तो आज हम इन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके 4th सेमेस्टर का जो शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 है वह कितने मार्क्स का होने वाला है। तो जिस प्रकार से आपका शिक्षा शास्त्र का पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होगा, ठीक वैसे ही पेपर सेकंड भी 100 नंबर का ही होगा। इसका मतलब कि आपको 100 नंबर का परीक्षा देना होगा, और ये 100 नंबर आपको पाने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। और वे 3 चरण कौन कौन से हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसमें से सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसको कहते हैं? वैसे क्वेश्चन जिसमें एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे उसका 4 विकल्प दिए रहते हैं, उन चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होता है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 40। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 40 दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। मतलब कि 1.5 नंबर के आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अब 1.5 नंबर के हिसाब से अगर 40 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो ये टोटल होता है 60 नंबर का। इसका मतलब कि आपको 60 नंबर का परीक्षा ऑब्जेक्टिव के तौर पे देना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन उन क्वेश्चन को कहते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बारे में उसका उत्तर 500 से 1000 शब्दों के बीच में देना होता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 6। आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से मात्र आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसका मतलब कि 6 प्रश्न दिया जाएगा, किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, और इस तरह से एक प्रश्न का मान होगा 5 नंबर। इसका मतलब कि 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे सब्जेक्टिव के तौर पे। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो 40 प्रश्न दिए जाएंगे, मान होगा 60 नंबर का। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा, और एक क्वेश्चन का मान होगा 5 नंबर। तो 5-5 नंबर के अगर 3 प्रश्न दिए जाएं तो टोटल आपका कितना होता है? 15 नंबर का। इसका मतलब कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 15 नंबर का सब्जेक्टिव। अब 2 स्टेप हम लोग पार कर चुके हैं, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। मतलब कि ये 2 स्टेप ऐसा है जिसका परीक्षा आपको जाके देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप में हम लोग को मिलेगा असाइनमेंट। इसमें आपको कॉलेज से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। असाइनमेंट का मतलब होता है कि कॉलेज से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक लिखकर सुंदर लिखावट में ले जाकर कॉलेज में जब जमा करेंगे, उसके बदले में आपको मिलेगा 25 नंबर। कितना नंबर का होता है ये? 25 नंबर का। तो इसका मतलब कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर का सब्जेक्टिव और 25 नंबर का असाइनमेंट। तो 60 + 15 + 25 टोटल जुड़िएगा तो कितना होगा? 100 नंबर का। तो ये आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का मार्क्स का क्राइटेरिया था। उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा।
अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये जो असाइनमेंट है ये कहाँ से दिए जाएंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से आपके प्रश्न दिए जाएंगे एग्जाम में, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र का जो पेपर 2 है वह किस नाम से आने वाला है। तो आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का नाम क्या होगा? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य 2। इसका मतलब कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य 1 जो रहेगा वह शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 का नाम होगा, लेकिन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य 2 होगा, यह पेपर 2 का नाम होगा। तो आपका इसी नाम से पेपर आएगा। जिस तरह से आप हिंदी में पढ़े थे, हिंदी गद्य प्रथम पहला पेपर, हिंदी गद्य द्वितीय दूसरा पेपर, ठीक वैसे ही इसमें भी 1 और 2 करके आपके पेपर आएंगे। और पेपर 1 में जिस प्रकार से आप 4 यूनिट्स पढ़े थे, ठीक वैसे ही पेपर 2 में भी आपको ये 4 यूनिट्स पढ़ना है और इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये 4 यूनिट्स हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा? व्यवहार की नींव। यूनिट 1 का नाम क्या है? व्यवहार के नींव। अब इस यूनिट के अंदर आपको 4-5 टॉपिक पढ़ना है और उसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे सबसे पहला की अगर हम बात करें तो धारणा और अवधारणा। इसका मतलब कि धारणा क्या होता है, अवधारणा क्या होता है, धारणा और अवधारणा में क्या संबंध होता है, धारणा और अवधारणा के बीच क्या अंतर होता है, इसको आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा इसमें पढ़ना है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है कुछ सीख लेना, किसी घटना से सीख लेना या किसी महान व्यक्ति से कुछ सीख लेना, इसको बोलते हैं प्रेरणा। प्रेरित होना मतलब प्रेरणा। इसके अलावा इसमें पढ़ना है ध्यान और रुचि। ध्यान किसको कहते हैं, रुचि का क्या अर्थ होता है, पढ़ाई के अंदर कैसे रुचि लाएंगे, पढ़ाई के अंदर रुचि नहीं है तो उसको कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा आदत क्या होता है, आदत का क्या अर्थ होता है, आदत कैसे डालेंगे, अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, बुरी आदतें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा थकान के बारे में पढ़ना होगा, सोच के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा तर्क और कल्पना के बारे में पढ़ना होगा। तर्क का मतलब होता है डिस्कशन करना, तर्क का मतलब होता है डिस्कस करना, किसी चीज के ऊपर तर्क करना, किसी चीज पर तर्क निकालना। और कल्पना का मतलब होता है जिस प्रकार से हम लोग किसी चीज का कल्पना करते हैं, किसी विषय के बारे में सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको बोलते हैं कल्पना। तो ये सभी टॉपिक्स आपके यूनिट 1 के हैं और इन सब के बारे में आपको यूनिट 1 के अंदर ही पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? विशेष आवश्यकता शिक्षार्थी। इसका मतलब कि शिक्षार्थी के लिए, मतलब कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, और इसके अंदर आपको अनेकों टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मंद बुद्धि क्या होता है। मंद बुद्धि का मतलब होता है कि जिस विद्यार्थी का बुद्धि थोड़ा सा कमजोर होता है, जो कुछ सीखने सोचने समझने में थोड़ा देरी लगाते हैं, जिनको कोई भी बात देरी से समझ में आती है, उसको बोलते हैं मंद बुद्धि के स्टूडेंट, मंद बुद्धि के बच्चे। तो इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 2 के अंदर। इसके अलावा प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है? जो लोग टैलेंट होते हैं, जो विद्यार्थी टैलेंट होते हैं, जिनके अंदर कुछ सीखने की प्रतिभा होती है, जिनके अंदर कुछ जानने की प्रतिभा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। इसके अलावा इसमें आपको क्या पढ़ना है? दिव्यांग बच्चों के बारे में भी पढ़ना है। दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग, विकलांग का मतलब लंगड़ा। तो इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 2 के अंदर। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति को मन से स्वस्थ रखना। मानसिक का मतलब मन, मतलब दिमागी रूप से संतुलित बनाए रखना, दिमागी रूप से ठीक ठाक रहना, इसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। और इसमें क्या पढ़ना है? समायोजन। समायोजन क्या होता है, समायोजन का क्या अर्थ होता है, समायोजन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 3 के अंदर। तो यूनिट 3 में आपको अनेकों टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे अगर हम पहले टॉपिक्स की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा। इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है, शिक्षा और इसके बीच में क्या संबंध है। इसके अलावा समायोजन के अर्थ एवं प्रक्रिया, समायोजन का क्या अर्थ होता है, उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक।
मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कुछ ऐसे भी कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को चिंता करने पर मजबूर करते हैं, टेंशन लेने पर मजबूर करते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा और अध्ययन की आवश्यकता। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कैसे होती है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है, और अध्ययन की आवश्यकता। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई करना, तैयारी करना, स्टडी करना, इसको बोलते हैं क्या? अध्ययन करना। तो अध्ययन की आवश्यकता क्यों है विद्यार्थी को? समायोजन का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 3 के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 का नाम है शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया। इसमें आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण। शिक्षण मतलब शिक्षा देने की प्रक्रिया, और अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम का मतलब होता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम करते हैं। तो अधिगम के बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 में। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है? शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण की क्या अवधारणा है, शिक्षण की क्या अर्थ होते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है, शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना होगा? यूनिट 4 में। इसके अलावा शिक्षण और अधिगम में संबंध। शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है? एक शिक्षण का मतलब शिक्षा देना, शिक्षा देना या कुछ सीखना, लेकिन अधिगम का मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण और अधिगम के बीच क्या संबंध है, शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंदर। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है? शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, बच्चों को कुछ सिखाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक माने मास्टर। तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मास्टर की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंदर। मेन तो मास्टर ही है, तो मास्टर साहब भी बच्चों को बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, किस तरीके से पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा, किस तरीके से पढ़ेंगे तो अंक अच्छे आएंगे बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी तरह के एग्जाम में। तो ये सब काम किसका होता है? शिक्षक का होता है, एक अनुभवी शिक्षक का होता है। तो इसके बारे में भी आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंदर। तो ये आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के 4 यूनिट्स थे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स थे। इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। आशा करता हूं कि आपको ये सभी जानकारियां बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से 4th सेमेस्टर की तैयारी करने में काफी सहूलियत हो। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम बैक टू बैक वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में आपकी ग्रेजुएशन की तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।